नमस्ते साथियों। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने प्री मॉडर्न वर्ल्ड देखा। उसके बाद सिल्क रूट देखा था कि किस तरीके से प्राचीन काल के जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और सारा व्यापार करते हैं। फिर किस तरीके से फूड जो है ट्रैवल करता है वो हमने देखा, जिसमें हमने देखा था पोटैटो की स्टोरी और स्पेगेटीज की स्टोरी। हम आगे बढ़ ही रहे थे तब हमारे बीच में एक चीज आई और वो थी डिसीज। किस तरीके से चिकन पॉक्स और रेंडर स्पिट जो है वो फैलता है और जो जनहानि होती है, चाहे वह एनिमल्स में हो या ह्यूमंस में हो, दोनों का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। और हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर रूप से चलती रहे। इसके साथ ही हमने देखा कि इकोनॉमी ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो एक शेप है वो बदला है और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले किया है। हम इसके साथ देख ही रहे थे कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है और अदर जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रियों को कॉलोनी के रूप में बसाते हैं। और केटल प्लग अफ्रीका का हमने देखा था एग्जाम्पल। इसके बाद में हम इन डेजर्ट जो लेबर थे कि जो बंधुआ मजदूर, उसके बारे में बहुत विस्तृत से हमने पढ़ा था। रास्ताफरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो इसका इफेक्ट है वो इंडिया पर पड़ा था और इंडिया में जो है किस तरीके से प्रोटेस्ट इसके लिए हो रहा था। फिर हम आ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने उस समय पूरा सिनेरियो देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्या होता है, परिणाम और प्रभाव दो शब्द होते हैं, इनमें बहुत फर्क होता है। जैसे परिणाम तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है क्या इसका रिजल्ट रहा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत बाद में आता है। प्रभाव जो होता है वो बहुत बाद में देखा जाता है। हो सकता है उसमें 5 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए। कोरोना में जब हमने देखा था कि किस तरीके से जो कोरोना स्टार्टिंग हुआ था उसके परिणाम आने शुरू हो रहे थे, लेकिन उसका प्रभाव हमने बहुत बाद में देखा कि किस तरीके से जो परिवार थे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। परिवार का जो बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो बंद होने की कगार पे आ गए थे, तो ये प्रभाव हमने बाद में देखा था। तो ये दोनों फर्क है कि किस तरीके से परिणाम आते हैं और परिणाम पर प्रभाव का क्या ये किस तरीके से प्रभाव इसमें पड़ता है। मैं आपको बता ही रहा था कि किस तरीके से जो सारी उत्पादन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसमें लोग बाग अपना प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कर देते हैं। उसका परिणाम हमें अब देखने को मिलता है और वो देखने को मिलता है ग्रेट डिप्रेशन के रूप में। ग्रेट डिप्रेशन आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है और क्या उसके कारण हो सकते हैं। ये जो है ये है नॉर्मल प्राइस, यानी कि सामान्य कीमत। मैं कीमत लिख देता हूं सीधा, है ना, ये हो गया सामान्य कीमत। जब भी जो प्राइस जो है ना, प्राइस जो होता है अगर किसी मार्केट में, ये तो एक नॉर्मल प्राइस है जो लगातार चल रही है। प्राइस जो है अगर इस फॉर्मेट में चलती है, ठीक, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, बहुत बेसिक है, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो डिटेल से पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे। ठीक है, एक ये और एक ये। अगर प्राइस लगातार बढ़ती जाती है तो इसे कहते हैं हम मुद्रास्फीति। ठीक, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इन्फ्लेक्शन। ठीक, और यदि मुद्रा लगातार कम होती रहती है तो इसे हम कहते हैं मुद्रा अवस्फीति।
जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। यदि मुद्रा लगातार नीचे घटती रहे, मान लो ये जो मुद्रा है यहां से लगातार नीचे गिर रही है, यहां तक अगर आती है ना, इस फॉर्मेट में, तो इसे कहेंगे अवसाद यानी डिप्रेशन, और इससे भी लगातार नीचे आ रही है तो इसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन यानी कि मंदी। अवसाद और ये हो गया मंदी, यानी कि ये हो गया डिप्रेशन और ये हो गया ग्रेट डिप्रेशन। हमें जीडी से इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं। तो कभी भी मार्केट में जब मंदी आती है तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है। देखिए, अगर प्राइस लगातार बढ़ती रहेगी तो मुद्रा स्थिति आएगी, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, और मुद्रा यदि लगातार नीचे घटती रहेगी यानी कि प्राइस जो है वो लगातार घटती रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मुझे कोई चीज बेचनी है, मान लो मैंने 50 रुपए में वो चीज खरीदी है और लगातार मेरी उसकी कीमत घट रही है और घटते 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 5 तक आ गई है, तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बस वही है डिप्रेशन किसी कंट्री के लिए, है ना। तो ये जब प्राइस लगातार नीचे घटती है और नॉर्मल प्राइस से जब थोड़ा सा नीचे आने लगती है तो इसे कहते हैं मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेक्शंस कहते हैं इसको। और नीचे आएगी तो इसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन कहेंगे, और नीचे आएंगे तो इसको कहेंगे मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं कि इसमें ये सेव कर देते हैं यहाँ पे, हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से जो है पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है डिप्रेशन का, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो इसको बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान से, आराम से पढ़ना। क्या दिक्कत हो गई? The period of the Great Depression began around 1929, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 1929 की ग्रेट आर्थिक मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन, है ना। ग्रेट डिप्रेशन बिगिन 1929 और कब तक रहती है, ये मिड 1930 तक यानी कि मध्य 1930 से मध्य तक रहती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। हम ये देखते हैं कि अकस्मात ही, कैटास्ट्रोफिक मतलब अकस्मात ही, ये देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे प्रोडक्शंस में कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, इनकम में लगातार कमी आ रही है, ट्रेड यानी कि व्यापार में लगातार कमी आ रही है। द मोस्ट इफेक्टेड एरिया फॉर एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज। जब ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो ये पड़ता है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे यानी कि कृषि पर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविरल फैक्टर्स लीड टू डिप्रेशन, और लगातार इसी के संदर्भ में जो भी चीजें आ रही है वो लगातार गर्त में जा रही है, यानी कि उनकी जो प्राइस है वो लगातार डिप्रेस्ड हो रही है, नीचे जा रही है। द फर्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए उन्होंने ये बताया है, अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि ओवर प्रोडक्शन, फर्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर एंड ओवर प्रोडक्शन। द सेकंड इज द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर विड्रॉल ऑफ यूएस लोन इन डिफरेंट वेज। जब पहला तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोग हैं उन्होंने, देखिए लगातार युद्ध चल रहा था और 4 साल तक युद्ध चला तो लोगों ने सोचा कि प्रोडक्शन की लगातार मात्रा बढ़ती रहेगी, लेकिन युद्ध खत्म हो गया। लेकिन वो प्रोडक्शन जो था, जो व्हीट था, जो राइस था, वो तो सारा प्रोडक्शन बाहर ही रह गया। अब उनकी डिमांड ही नहीं, और डिमांड नहीं तो उनकी कीमतें ज्यादा लगातार कम रही। अब भाई किसी चीज की कीमत है ही नहीं, यानी कि डिमांड किसी की है ही नहीं है, तो वो क्या होगा, लगातार नीचे डाउनफॉल होता जाएगा उसका। यही यहाँ पे होता रहा। और दूसरा क्या क्या कि यूएस से जिन लोगों ने लोन ले रखा था, मैंने आपको बताया था कि यूएस पहले क्या था, ऋणग्राही था, यानी कि उसको पहले पैसा चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया कि वो ऋण दाता हो गया, यानी कि अब वो पैसा देने लगा अलग अलग कंट्रियों को। तो यही यहाँ पे देखा जाता है कि 1920s के मिड में लगातार क्या होता है कि जो यूएस से जिन लोगों ने लोन ले रखा था वो वापस क्या करते हैं, लोन खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
is affected by the withdrawal of US loans is different way. अलग अलग तरीके से यूएस से क्या कर रहा है, लोन जो है वो ले रहा है. The US was also similar effect by depression. जब यूएस को इस चीज का अनुमान होता है कि यार यूएस में भी इस तरीके का लगातार नुकसान होता जा रहा है. Unfortunately, the US bank system collapsed as thousands of banks went bankrupt and were forced to close. यूएस में अचानक से क्या हो जाता है, हजारों की संख्या में जो बैंक है वो बंद हो जाते हैं, यानी कि बैंक जो है वो करप्ट हो जाते हैं, उनका सिस्टम जो है पूरा खत्म हो जाता है. जो मनी है वो रोटेशन में आ ही नहीं पाती है, बैंकों से पैसा आ ही नहीं पा रहा है, बैंक से वो पैसा जा ही नहीं पा रहा है, जो प्राइस है वो सभी होल्ड हो गई है. तो ये सभी क्या होता है कि इनको सभी को जो बैंक करप्ट हो जाते हैं उनको फोर्सली वो सारे बंद करने पड़ते हैं. डाउन टॉट ऑफ रीजंस इन मॉडर्न हिस्ट्री इन स्टार्टेड इन द यूएसए. ये जो पहला ऐसा काम है, थोड़ी एक लाइन ऊपर रहिए. द ग्रेट डिप्रेशन इज रेफर्ड टू एज द ग्रेटेस्ट एंड आल्सो द लॉन्ग इकोनॉमिक्स डाउनटर्न ऑफ रीजंस इन मॉडर्न हिस्ट्री. जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाता है कि बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही लंबे तरीके से जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार घट रही है ना. इट स्टार्टेड इन द यूएसए. ये जो कार्य शुरू होता है वो यूएसए से शुरू होता है. हम पूरे विश्व में देखते हैं कि एक अलग ही तरीके से जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, जो लगातार प्राइस की कमी हो रही है वो फैलती जा रही है. और वो कहां से शुरू हो रही है, तो यूएसए से शुरू हो रही है. आफ्टर दैट इट हैड अ रिपलिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड. धीरे धीरे यूएसए से शुरू होती है और पूरे विश्व में ये फैलती रहती है. It is said that the Great Depression started with the USA stock market crashed in October 1929. ये कब शुरू होता है, तो यूएसए में, यानी कि जो अमेरिका है वहां पर जो स्टॉक मार्केट है, ये है ना स्टॉक मार्केट है, वो अक्टूबर में अचानक क्या हो जाता है, 1929 में कोलैप्स हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है. टू बी प्रीसियस द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड इन अक्टूबर 24. और कब की घटना है ये, अक्टूबर में 24 अक्टूबर 1929 को, 24 अक्टूबर टू 1929 को, विच नाउन इज द अमेरिकन हिस्ट्री एज द ब्लैक थर्सडे. और अमेरिकन इतिहास में ये जब स्टॉक मार्केट यूएसए में बिल्कुल नीचे गिर जाता है धड़ाम से, तो ये क्या हो जाता है, 24 अक्टूबर के दिन को अमेरिका वासी कहते हैं कि ये काला गुरुवार है, यानी कि वो दिन कौन सा था, तो थर्सडे था और उसको ब्लैक थर्सडे कहा जाता है. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी हो गई कि किस तरीके से जो है ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ था. हम एक एक फैक्टर के बारे में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि पूरे मार्केट में मुद्रा की जो है वो कमी हो जाती है. ठीक, प्राइस ड्रॉप हो जाती है. मैं पहले लिख दूं कि मुद्रा की कमी एक कारण यह हो सकता है. दूसरा कारण यह हो सकता है कि यार जो लोग बाग हैं, जितने भी क्रय करने वाले लोग हैं, उन सबकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, यानी कि उन सभी लोगों की उन सभी की मांग में जो है वो कमी हो जाए, यानी कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बाजार में कम हो जाना. उपभोक्ता कंज्यूमर जो होते हैं कि क्रय शक्ति कम हो जाना. ठीक है, तीसरा क्या कारण हो जाता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है, उनकी जो डिमांड होती है वो लगातार कम हो जाती है. अब जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन की अधिकता, है ना, उत्पादन की क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मार्केट में हो गया. इसके साथ में जो उद्योग होते हैं, है ना, जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग लगातार घाटे में, और उद्योग की क्या हो गया, उद्योग की कमी. ठीक है, जो बिजनेस है उसमें लगातार घाटा हो रहा है, और घाटा होने के साथ में ही बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, एक कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेरोजगारी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी की अधिकता.
बेरोजगारी की क्या हो गई, अधिकता हो गई। एक कारण इसमें हम और लिख सकते हैं कि लोगों की जो आय होती है, आय में कमी। ठीक, तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि मुद्रा की जो है वो कमी हो जाए, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी हो जाए, उपभोक्ता की उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है वो लगातार कंज्यूमर की क्या है, जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके साथ में उत्पादन की अधिकता हो जाए, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। उसके साथ ही उद्योग की जो है वो कमी हो जाए, यानी कि जो मार्केट है वो लगातार क्या हो जाए, जो बिजनेस है, जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है वो लगातार डाउनफॉल में चला जाए, खत्म होने लग जाए, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी होने लग जाए। देखिए जब इंडस्ट्री बंद होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो यही तो कारण है, तो बेरोजगारी की क्या हो जाता है, लगातार अधिकता हो जाती है। साथ में ही जो आय होती है, यानी कि इनकम जो किसी व्यक्ति की होती है, उसमें क्या हो जाए, लगातार कमी हो जाए। भाई पैसा मार्केट में आ ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, तो लोग गवर्नमेंट देंगे कैसे उसको। तो ये कारण हो सकते हैं कि ये सारे इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम कारण लिख सकते हैं कि भाई कीमतें जो है वो बढ़ गई है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं एक एक तरीके से कि किस तरीके से पूरे विश्व में जो है ये ग्रेट डिप्रेशन फैला है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शंस remained a problem. This was made worse by falling agriculture prices as prices slumped and agriculture incomes declined. Farmers tried to expand productions and bring, देखिए उल्टा सिस्टम कर दिया इन्होंने, bring a larger volume of productions to the market to maintain their overall income. ठीक है, this was the glut in the market, flushing down prices even further from productions roted from a lack of buyers. गलत काम कर दिया इन्होंने। जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा था, तो जो मार्केट में जो प्राइस है वो लगातार कम होती गई। अब ये तो कम होती गई, लेकिन फार्मर्स ने क्या किया, एज अ प्राइस स्लम्प तो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन। भाई उनकी इनकम क्या हो गई, जो फार्मर्स की थी वो लगातार डिक्लाइन हो गई, यानी कि कम हो गई। अब फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शंस एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस टू मार्केट इन मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। अब लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करें कि प्रोडक्शंस का और प्रोडक्शंस करता जाए, यानी कि हम उत्पादन और ज्यादा करते रहें, जिससे क्या होगा कि हमारी जो इनकम होगी वो चीज सेल होगी, और सेल होगी तो हमारी क्या इनकम वापस बन जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब तक मार्केट में पहले वाली चीज खत्म नहीं हो जाती, तब तक नई मार्केट में चीज नहीं चलेगी। तो यही यहाँ पे कारण रहा कि भाई जो लोग बाग थे, उन्होंने जो किसान थे, फार्मर थे, उन लोगों ने लगातार प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और उन्होंने लगातार बढ़ाया तो वो सामान भी उनका ब्रेक हो गया। अब वो न तो वो पहले वाला बिक रहा है, ना अभी वाला बिक रहा है, तो सारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, और स्टॉक हो गया तो लगातार प्राइस वापस क्या हो गया, गिर गई। भाई जितनी सामान ज्यादा होगा उसकी प्राइस उतनी कम होगी, और जितना शॉर्टेज होगा उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, बायर्स जो है, बायर्स है, उनको मिले ही नहीं, और न मिलने के साथ में ही उनका जो सारा उत्पादन था वो सारा वेस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है ग्रेट डिप्रेशन में। ठीक है, और ये कारण भी क्या है, यदि ये ब्रिटेन की ही करामत है। अगर ब्रिटेन इस तरीके से काम नहीं करता ना, भाई वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपना टेरिटरी नहीं बनाना चाहता, तो ना कभी ये इस तरीके ग्रेट डिप्रेशन आता। जो विश्व पूरा आज 1929 में जो उस समय स्थितियां देख रहा था, वो ब्रिटेन का ही कारण था, क्योंकि ब्रिटेन ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था मेनली, और बाकी तो सारे साथ में लेके भाई वो कूद रहा है, तो दूसरों को भी साथ में लेके कूदेगा। तो यहाँ पे एक कारण ये माना जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं, इन द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंसेस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू बेलोन फ्रॉम द यूएस। बहुत सारी कंट्रीज ने, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से 1920s के पहले जो कंट्री है दूसरी, उन्होंने यूएस से बहुत बड़ा लोन लिया, यानी कि लगातार लोन ले रहे थे। While it was often extremely easy to raise loan in the US when the going was good, US overseas lenders pinged at the first sign of trouble. In the first half of 1928, जब यूएस ने ये देखा कि इस तरीके की संभावनाएं आने वाली है, तो उसने 1928 के मध्य में ही यूएस ओवरएज लोन्स अमाउंट टू ओवर $1 बिलियन ईयर लेटर इज 1 क्वार्टर। अब देखिए क्या हो जाता है कि यूएस ने उस समय पर जो लोन दाता था वो $1 बिलियन का था, $1 बिलियन का था। तो उसके ही बीच में ये क्या हो गया कि
एक ही साल में, अ ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। जो ये इसका 1 बिलियन का है, इसी का 1/4 भाग हो गया, यानी कि इतना गिर गया, 1/4 हिस्से पे इसका लोन आ गया, इतना उसमें पैसों की कमी हो गई थी। कंट्रीज दैट डिपेंड circularly on US loans now faced an actual क्राइसिस। जब यूएस ने देखा कि जो पैसा है 1 बिलियन से उसका 1/4 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूएस में भारी क्राइसिस आने वाला है, और भारी क्राइसिस आने के साथ में ही यूएस जो है लगातार ग्रेट डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद में ग्रेट डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये दो कारण रहे थे कि वो लगातार लोन देता है, और लगातार दो लोन देने के बाद में जब पैसा सर्कल में नहीं चल पाता है इसके कारण, तो ये क्या करता है कि पैसा नहीं चल रहा है, तो ये ऑब्जर्व करता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है लोन देना और लोन से वापस पैसा न आ पाना। ठीक है, तो दो कारण यहाँ पे हमें देखें। ये बिलियंस लॉस ऑफ द स्टॉक, न्यू स्टॉक क्रैश, ये मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था उसका एक ओरिजिनल फोटो है, किसी न्यूज़पेपर में छपा था। द विड्रॉज ऑफ यूएस लोन्स, जब यूएस ने ऐसा सोचा कि भाई ये जो पैसा है लगातार मैं दे रहा हूं, उसका 1/4 ही अब रह गया है, तो मुझे ये सारा पैसा वापस क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा किसी भी तरीके से, है ना, उन लोगों से। यूएस इफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इन डिफरेंट वेज। अब यूएस ने सोचा कि बहुत अलग अलग तरीके से मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस जमा करना पड़ेगा। इन यूरोप इट लीड टू द failure of some major banks and the collapse of currencies such as the Britain pound sterling। अब जो ब्रिटेन के पाउंड था वो भी इस चीज से न बच पाया, और जब यूएस ने वापस अपना लोन वगैरह सारा मंगा लिया या सारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बैंक वहां पे करप्ट होने लग गए, जो मुद्रा थी वो वहां पे लगातार गिरने लग गई, तो जो जितनी भी दूसरी कंट्रीज की मुद्रा थी उनकी भी रेटें गिरने लग गई, यानी कि वो भी जो थे धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहे थे। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इज इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। जब ये लैटिन अमेरिका में देखा गया कि एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल में और दूसरे भी सभी रॉ मटेरियल में जब प्राइसेस लगातार गिरती जा रही है, द यूएस अटेम्प्ट द प्रोटेक्ट इट इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय doubling import duties, also dealt another severe blow to world trade। इसके साथ में ही जब यूएस को ये लगा कि इसका रॉ मटेरियल, इसका एग्रीकल्चर, इसके जो कंट्री है उसमें पैसा लगातार कम हो रहा है, तो यूएस ने क्या कर दिया कि जो इंपोर्ट टैक्स था, यानी कि कोई भी जो चीजें बाहर से आ रही है उस पे जो पैसा है वो लगा डबल कर दिया। यानी कि आपके पास जो भी अगर 10% टैक्स वहां पे इंपोर्ट लग रहा है, तो यूएस ने अब क्या कर दिया, 20% यहाँ पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10% लग रहा है तो यूएस ने वहां पे बढ़ा दिया और 20% कर दिया। 20% लग रहा है तो वहां पे क्या कर दिया, 40% वहां पे कर दिया, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो लगातार बढ़ गई। अब देखो क्या सिचुएशन होती है, ये और उल्टा काम हो गया। एक तो क्या किया कि भाई जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उन्होंने और प्रोडक्शन कर दिया, जिससे उनका प्रोडक्शन और स्टॉप हो गया। दूसरा यूएस ने लगातार क्या कर दिया कि भाई इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, तो अब पहले से तो महंगाई है ही, लेकिन अब जो चीजें बाहर से आ रही है उनकी प्राइसेस और लगातार बढ़ गई, यानी कि उनकी प्राइसेस अब जस्ट डबल हो गई या ट्रिपल हो गई थी। तो ये एक बड़ा कारण जो लगातार गलत कदम उठ रहे थे वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सिवियरली इफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, क्योंकि जो यूएस था वो उद्योगों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे था और जो वहां पर बहुत अधिक थे। विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेशन, यूएस बैंक्स हैज आल्सो स्लैश्ड डोमेस्टिक लीडिंग एंड कॉल्ड बैंक लोन्स। और इसके साथ में ही जो जब यूएस को ये पता चलता है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो जाएंगे, तो उसने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी उन्होंने लोकल लोन दे रखे थे या जिन भी लोगों को लोन दे रखे थे वो लोन वापस मंगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट क्योंकि हाउस होल्ड्स वेर रेंट एंड बिजनेसेस कोलैप्स्ड। वो लोन उसको यूएस को वापस नहीं मिल पाए। देखिए यूएस का बैंक जो लोन दिया है वो लोन अब वापस मंगा रहा है, लेकिन जो जिन लोगों ने लोन लिया है बैंक से वो अब वापस लोन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय
पूरी कंट्री में मंदी थी, और मंदी का क्या मतलब है कि पूरे मार्केट में पैसा नहीं है, तो वो लोग कहां से लाएंगे? ना उनके घर बिक पा रहे हैं, ना उनके कोई हाउस होल्ड बिक पा रहे हैं, ना उनके फार्म्स बिक पा रहे हैं। जो बिजनेस था वो लगातार कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया था, तो अब बेचारे वो लाएंगे कहां से? तो ये एक और जो कदम था यूएस का, वो फेल होता नजर आता है यहाँ पे। यूएस ऑल्सो कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड, वो यूएस वापिस उसको कलेक्ट नहीं कर पाता है जो कि वो उसको मांग रखता है, एंड वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स, कार्स एंड अदर कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स, और इसके साथ में ही वो उनको जबरदस्ती दबाव बनाता है कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो बेचो और लेके आओ, कहीं से भी करो लेकिन ये लेके आओ। द कंजरेस्ट prosperity of the 1920s now depressed in a puff of dust, और इसके साथ में ही जो लोग थे, जो बिजनेस थे, वो मानो किस तरीके से पुफ ऑफ डस्ट की तरह, यानी कि धूल या रेत की तरह उड़ने लग गए, यानी कि खत्म होने लग गए थे, बिल्कुल साफ होने लग गए थे। एज अनएम्प्लॉयमेंट शोर्ड, इसके साथ में ही जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती रहती है। पीपल ट्रक्ड लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दैट कुड फाइंड, लोग लगातार ये देखते हैं कि किसी भी तरीके का काम मिले, लेकिन हमें काम चाहिए, और इसके लिए वो लगातार लंबी दूरियां तय करना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड, और इसके साथ में ही हम देखते हैं कि यूएस का बैंकिंग सिस्टम जो है अब क्या हो गया? सत्यानाश, यानी कि खत्म हो गया। ये इसके परिणाम रहे थे। यूएस बैंक लगातार अपना पैसा मांग रहा है, लेकिन लोग बाग न तो अपने कार बेच पा रहे हैं, न अपने घर बेच पा रहे हैं, काम के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया? यूएस बैंक जो है वो करप्ट हो गया, इसका ये परिणाम था। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, वो यूएस बैंक किसी भी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर नहीं कर पाया। कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर, थाउजेंड ऑफ बैंक्स वेंट बैंक करप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज, हजारों की संख्या में जो यूएस के बैंक्स थे वो खत्म होने की कगार पे आ गए थे, और उनको जबरदस्ती उनको बंद करना पड़ा। द नंबर एंड फेनोमेनियल बाय 1933 ओवर, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 1933 में 4000 बैंक थे जो क्लोज हुए थे, और उसके साथ में ही 1932 में ये 1933 तक 4000 ऐसे बैंक थे, 4000 ऐसे बैंक थे जो बंद हो चुके थे यूएसए में। और 1920 के कारण 1920 एंड 1932 अबाउट 11,000 यानी कि 11,000 के आसपास जो उद्योग थे वो बंद हो चुके थे, यानी कि खत्म हो चुके थे। 11,000 नहीं, 1,10,000 है ना, 1,10,000 जो है वो कंपनीज क्या हो गई? बंद हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी। तो ये इसके कुछ परिणाम रहे थे, जो बिल्कुल ही जो बैंक सिस्टम था यूएसए का वो खत्म हो चुका था, और किसी भी तरीके से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो इन 4 कारणों से हम समझ सकते हैं कि जो यूएस है उसने किस तरीके की प्लानिंग की, और प्लानिंग उसकी किस तरीके से फेल होती नजर आई। फर्स्ट हमने एग्रीकल्चर में देखा, सेकंड हमने देखा कि यूएस में किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है, जो लोन देता है उसमें किस तरीके से 1/4 जो है कमी आने लग जाती है भाग, और उसके साथ में ही लोग बाग जो है वो लगातार ये पैसे मांगते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, और उसके साथ में बैंक जो है करप्ट हो जाते हैं, और लगातार 4000 की संख्या तक बैंक जो है बंद हो जाते हैं, और 1,10,000 1,10,000 के आसपास कंपनी जो है वो बंद हो जाती है इसके कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया पर इसका कोई इफेक्ट पड़ा, और इफेक्ट पड़ा इंडिया पर तो क्या पड़ा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि उस समय इंडिया जो है वो कॉलोनियल पावर था। किसका कॉलोनियल पावर था? तो वो ब्रिटेन का कॉलोनियल पावर था। तो बेसिकली देखिए हमने पढ़ा कि पाउंड पर, क्योंकि वहां पे जो ब्रिटेन की जो करेंसी थी उस पर इफेक्ट पड़ा, तो इसका मतलब उस समय इनडायरेक्टली हम ब्रिटेन कह सकते हैं इंडिया को, क्योंकि वो उसके अंडर में था। 1947 के बाद में इंडिया फ्री हुआ है, तो उस समय पर अगर ब्रिटेन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब इंडिया पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, और इंडिया की तो देखिए बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी, है ना, हमने होम चार्जेस भी देखे थे वगैरह वगैरह, तो ये सारी थे। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, अब हम पढ़ते हैं। India thread is immediately affected by the depressions। जो इंडिया है, जैसे ही डिप्रेशंस का काल शुरू हुआ तभी इंडिया इसके प्रभाव में आना शुरू हो गया था। The prices of agriculture fell sharply, but still the colonial government refused
टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये लगातार जो है इसकी कमी आ रही है, प्राइसेस कमी आ रही है, लेकिन इन सबको दूर रखते हुए जो कॉलोनियल पावर वाले लोग थे, यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे, वो सब भी क्या कर रहे हैं, अपना जो सिस्टम खराब हुआ है ब्रिटेन में या भारत में, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू अपना इकट्ठा लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का ये था, भले ही दुनिया में कुछ भी हो, हमें भारत से पैसा लेना है और अपनी जेब में रखना है। इन दोज डिप्रेशंस ईयर, इस डिप्रेशंस के काल में इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीसियस मेटल्स, notably gold. Rural India was thus sitting with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931। हम ये देखते हैं कि इस समय पर लगातार जो भारत से जो सोना है, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार बताया था कि यहाँ से भारत से लगातार सोना जा रहा है उनकी बुक में। तो ये उन्होंने रिसर्च की थी, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट भी थे साथ साथ में, फ्रीडम फाइटर के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा है वो लगातार जा रहा है, ठीक है। अब पैसे के साथ में हम मान सकते हैं कि गोल्ड लगातार भारत से बाहर जा रहा है, और जो रूरल इंडिया है इसमें इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में ही जो महात्मा गांधी है, उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1931 में इसके खिलाफ चालू कर दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो गोल्ड है भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, भारत का सोना जो है वो भारत के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये ग्रेट डिप्रेशंस का इंडिया पर एक छोटा सा प्रभाव था। अब इसके पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डिप्रेशंस भारत में देखा गया। यस, द ग्रेट डिप्रेशन हैड अ सिवियर impact on Indian economy as well. It affected the economist, socialist and lives of people। हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ ही जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था विश्व में, इसके साथ साथ ही पूरे भारत में इसका इफेक्ट देखा जाता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे सामाजिकता में हो, इस सभी जगहों पर ये ग्रेट डिप्रेशन देखा जाता है। फर्स्ट, द ग्रेट डिप्रेशन हैड एंड इम्प्लीमेंट इफेक्ट ऑन इंडियन ट्रेड। सबसे ज्यादा जो ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट देखा गया वो भारत के व्यापार पर देखा गया था। सेकंड, इन द 19th century colonial India was the import of manufactured goods and export agriculture goods। हम ये देखते हैं कि 19th century में जो भारत कॉलोनी था, वो मैन्युफैक्चर जो चीजें थी सारी वो यहाँ से बाहर भेजी जाती थी, और एग्रीकल्चर जितनी भी चीजें थी वो सभी भारत मंगाई जाती थी। प्राइजेस इन इंडिया ऑल्सो क्रेज्ड। जो प्राइस थी इन चीजों की, एग्रीकल्चर की या जो भी मैन्युफैक्चर चीजों की थी, वो सभी लगातार खत्म होती जाती है। और इसके साथ में एज द इंटरनेशनल प्राइजेस प्लग्ड, और इसके साथ में ही जो विदेशों में सामान था उसकी भी प्राइजेस लगातार बढ़ती जाती है। बिटवीन 1928, हमें देखते हैं कि 1928 और 1934 के बीच में व्हीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%। जो इंडिया में जो प्राइस थी किसकी, व्हीट की यानी कि गेहूं की, वो 50% तक क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, बिटवीन 1928 1934 द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया रिड्यूस्ड बाय हाफ। जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, एक्सपोर्ट अगर बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंट्री जो है वो लगातार क्या हो रही है, घाटे में जा रही है। तो इसका मतलब जो 1928 से 1934 तक इंडिया में जो जितनी भी चीजें इंपोर्ट की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो हाफ हो गई, यानी कि आधी हो गई। न चीजें भारत आ रही है और ना ही चीजें क्या हो रही है, भारत से बाहर जा रही है। मोर देन द अर्बन डेवलपर्स इन वाज द फार्मर्स एंड पीजेंट्स हु सफर्ड द मोस्ट। इसके साथ में ही बहुत संख्या में लोग जो है वो चाहे शहरी लोग हो या चाहे ग्रामीण लोग हैं, इस सभी चीज से सफर्ड कर रहे थे, यानी कि इस सभी चीजों से जूझ रहे थे। द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस देयर रेवेन्यू डिमांड्स डिपेंड मैसिव रिडक्शंस इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। लेकिन जो कॉलोनियल ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी, उसने किसी भी तरीके से ये नहीं समझा कि उनके जो टैक्स है, उनकी जो डिमांड है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए या कम किया जाए। ऐसा कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया था, और मैसिव रूप में यानी कि व्यापक रूप में जो एग्रीकल्चर है उसको करना शुरू किया था। द वर्स्ट हिट इन इंडिया ड्यू द ग्रेट डिप्रेशन वाज द पीजेंट्स हु वर
प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इंडिया में किसी पर, तो वो था एक कृषक, एक फार्मर, जो कि अपना इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें सेल किया करता था, चाहे वो हो किसी रेशम सिल्क की कोई दरी हो, कोई भी जजम हो, या चाहे वो किसी गेहूं हो, तो ये कोई भी चीज हो, जो फार्मर डायरेक्टली क्या था, इससे इफेक्टेड था। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो फार्मर को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि शायद ये 18 हाफ आवर की कुछ सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन पे क्लास थी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी एग्जामों में के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन था और यूएस से ये फैलता है, यूएस स्टॉक मार्केट जो गिरता है उससे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहता है। यूएस मार्केट उस समय बहुत ही ज्यादा गिर चुका था। इसके साथ में ही जो दूसरे देशों के बैंक्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो ये बड़ा कारण था ग्रेट डिप्रेशन का, जिसका इफेक्ट पूरे ही विश्व में देखा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। Rebuild a world economy the past post war era। हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत जो है वापस ये बनता है, विश्व भारत क्या पूरा विश्व पूरा वापस अपने सिनेरियो में आता है, वापस रिबिल्ड होता है, वापस अपनी स्थिति में आता है 1935 और 1934-35 के बीच में। और जैसे ही आने लगेगा और वापस यही दिक्कत होने लग जाएगी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा। देखना जैसे जैसे तो कैसे न कैसे बैलेंस हुआ है, और बैलेंस होने के बाद में वापस जैसी तैसी हो जाती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। रिबिल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा। 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कुछ ही 2 दशकों के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। और इसके साथ में ही जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इट वॉज फाइट बिटवीन द एक्सेस पावर। हमें देखते हैं कि ये 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था, यानी कि 2 ग्रुप थे, जिसमें से एक ग्रुप था एक्सेस पावर और दूसरा ग्रुप था अलायंस पावर। एक्सेस पावर में मेनली कौन थे, तो नाजी थे, जो जर्मनी के हिटलर वगैरह की हम बात करते हैं। जापान था और इटली था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने को ये मिलती है कि जो जापान है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ में है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान क्या है, इनके साथ में है, यानी कि एक्सिस पावर के बीच में है। अलायंस पावर में कौन है, तो ब्रिटेन है वही, फ्रांस वही है, सोवियत यूनियन वही है, और अब यूएस क्या है, स्टार्टिंग से इनके साथ में है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर 6 ईयर। हमें देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो लगभग 4 साल चलता है, और वहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो लगातार 6 साल चलता है ओवर लैंड एंड द सी एंड द एयर। इसमें बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से, चाहे वो समुद्री जहाजों के माध्यम से हो, चाहे वो एयर के माध्यम से हो, यानी हवाई जहाजों के माध्यम से हो, और ये युद्ध लड़ा गया था। एंड इन देयर द वॉर caused an immense amount of economic devastations and social disruptions. Post-war reconstructions was shaped by 2 crucial influences. The first one is the US emerged as the dominant economy, political and military power in the Western world. इसके साथ में ही जब ये सेकंड विश्व युद्ध लड़ा गया, तो इसमें यह रिजल्ट देखने को मिला कि जो ब्रिटेन पहले बहुत ज्यादा पावरफुल था, अपने अंडर में सारी सेनाएं रखता था, उसकी बात जो सब मानते थे, क्योंकि ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही यूएस से बहुत बड़ा लोन ले रखा था, वो पहले से अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, अपने जो सेनाएं हैं वो बहुत ज्यादा कॉलोनियल पावर उसने बना रखे थे, तो वहां भेज रखी है, और जो जितने भी कंट्रीज है ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जहां पर वो कॉलोनियल पावर के रूप में है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि यूएस इन सब चीजों से बहुत दूर था, उसकी जो स्थिति है, जो उसका लैंड है, वो भी विश्व से थोड़ा सा समुद्रिक मार्ग और इन पूरे जुड़े हुए विश्व, यूरोप और एशिया से अलग है। तो उन चीज से लेके क्या हो गया, जो डायरेक्टली यूएस जो है वो किसी में इन्वॉल्व नहीं रहता था, तो जो यूएस है वो क्या हो गया, एक लीडर के रूप में आ गया, चाहे वो डोमिनेटेड इकोनॉमी हो, यानी कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था हो उसमें, चाहे वैश्विक राजनीति हो, पॉलिटिकल हो। हम आज भी देखते हैं यूएस कुछ भी मुद्दा होता है, चाहे भारत में, तो यूएस सबसे पहले अपना बयान देता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो खैर भारत जो है वो बहुत ही स्टेबल्स है, अब उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन पहले भारत में बहुत इन्वॉल्व था यूएस का।
पॉलिटिकल रूप से वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मिलिट्री पावर में वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का किंग बन जाता है कौन? यूएसए। ठीक है, हाँ, ईस्टर्न का तो यूएसएसआर बन जाएगा और ये दो भागों में विश्व बढ़ जाएगा। वेस्टर्न में कौन बन जाएगा भाई? यूएस और इधर यूएसएसआर। ठीक है, द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। ये देखो, अभी मैंने बताया कि विश्व जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ तो यूएस आ जाता है और सेकंड तरफ कौन आ जाता है? ये सोवियत यूनियन आ जाता है। ठीक है, ये पूरा विश्व और एक तरफ क्या आ गया? सोवियत यूनियन, यानी कि हम पूरा ये विश्व मान सकते हैं, और इसमें एक तरफ वेस्ट पोर्शंस में और ईस्ट पोर्शंस में ये यूएस आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? यूएसएसआर आ गया, है ना। इसका भी विघटन होगा, मतलब टूटेगा ये भी, और रशिया के रूप में बाहर निकलेगा। जो ये हम देखते हैं ना यूक्रेन और इसके स्थिति, यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, इसी कारण ये एक अलग स्टोरी बनती है कि ये यूएसएसआर जो है उस पर वापस अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा ही था हिस्सा, तो ये लड़ना है, मुझे वापस लेना है। ठीक है, यस, पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। किस तरीके से जो वार खत्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो छोटा सा दिया हुआ है अपने सिलेबस में, ज्यादा डिटेल में हम सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक अलग से टॉपिक में बताऊंगा, पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत डिटेल से मैं इसमें डालूंगा, और देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में जो भी होता है उन दोनों में जो सुटेबल होता है उसमें डालेंगे। ठीक है, 2 keys lesson were drawn out from interwar economic experience. First, mass productions cannot be sustained without mass communications. देखिए, बहुत ही अच्छी बात की गई, ब्रेटन वुड में ये सभी बुद्धिजीवी मिले और अब इनके दिमाग में ये आया, मतलब थोड़ा दिमाग चला है इनका, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चला, और इन्होंने ये कहा कि अब क्या करना है कि मास लेवल पर, यानी कि ज्यादा मात्राओं में किसी भी तरीके से क्या करना है? प्रोडक्शंस नहीं करना है। तो इन लोगों को यह समझ में आ गया कि अगर चीजें ज्यादा होगी तो क्या होगा? नुकसान ज्यादा होगा और चीजें बिकेगी नहीं, है ना। दूसरा, द सेकंड लेसन्स रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमी लिंक्ड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरा इन्होंने ये कहा कि यार, एक तो जितनी जरूरत है उतनी ही उनकी पूर्ति होनी चाहिए, ज्यादा सामान कोई इकट्ठा नहीं करेगा। दूसरा कि जो पूरा विश्व है ना, वो अब क्या करेगा कि एक दूसरे के साथ व्यापार करेगा फ्रीली रूप से। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी बाउंडेशन देंगे, इसके साथ नहीं कर सकता, इसके साथ, ऐसा नहीं हुआ। भारत की आजादी में यूएस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, ये बात सच है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में देखिए, भारत की आजादी के 3 कारण मैं बताता हूं आपको। पहला कारण ये है भारत की आजादी का कि ब्रिटेन, ये भारत जो है उस समय कॉलोनियल पावर के रूप में था, तो एक इंटरनली उनके अंदर फ्रीडम चल ही रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो, जवाहरलाल नेहरू के, भगत सिंह के आजाद के नेतृत्व में हो, या चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हो, सीक्रेट सोसाइटीज लगातार बन रही थी, जो हम चंद्रगुप्त या चंद्रशेखर के काल में देख सकते हैं, भगत सिंह के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, जो यूएस था ना, वो ब्रिटेन पर लगातार प्रेशर कर रहा था कि उसको एक मार्केट चाहिए, बड़ा मार्केट चाहिए, जिससे क्या होगा, और इंडिया जो है एक बड़ा मार्केट के रूप में था। और ये जो पॉइंट है वो वही बताता है कि जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही सस्टेनेबल है और सुटेबल है फॉर यूएस इकोनॉमी, तो अब इंडिया को फ्री करो। तीसरा मेन कारण है कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना, वो जापान से लगातार अपनी सेना लेके आते, हिंद फौज जो है वो लगातार लेके आते हैं। तो भाई साहब, ब्रिटेन की तो हालत हमने पढ़ा कि बहुत खतरनाक हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, भाई पैसा है नहीं है, पैसा उधार ले रखा है। अब वो उस पर प्रेशर लगातार, कि एक तो इंटरनली प्रेशर है ये भारत का, दूसरा सुभाष चंद्र बोस लगातार जापान की सेना लेके आ ही रहे हैं, तीसरा जो यूएस है वो उस पर प्रेशर कर रहा है। तो भारत की आजादी में सिर्फ इंटरनली फैक्टर हम नहीं मान सकते, एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत बड़े मायने हैं, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस तो एक पूरा एक अलग चैप्टर, वो तो पूरा एक तरीके से। अब देखिए क्या होता है भाई, एक तरफ से तो यूएस से लेके आ रहे हैं भाई, यूएस लगातार प्रेशर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस अपनी सेनाएं लेके आ रहे हैं, यूएस अपना प्रेशर लगा रहा है, दूसरा इंटरनली जो है वो प्रेशर हो रहा है। तो यूएस तो पिचक गया, ब्रिटेन जो है पिचक गया कि किस तरीके इनको फ्रीडम तो करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है इंडिया के फ्रीडम होने की। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो यूएस है ना, यहाँ पे एक लाइन डाल देता है कि अब व्यापार जो होगा वो इक्वल रूप से होगा, भाई ये व्यापार जो है इसको फ्री करो कंट्रियों को,
और अब व्यापार चलाओ, नहीं तो हम वापस क्या आ जाएंगे, बहुत बड़ी समस्या में वापस आ जाएंगे। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके साथ में ही जो ब्रेटन वुड है वो क्या करता है, आईएमएफ का ऑर्गेनाइजेशन कराता है और वर्ल्ड बैंक का कराता है। देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों अलग अलग संस्था है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा देता हूं आपको। आईएमएफ क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, आपकी कोई भी जगह ले लेगा और उसके साथ में आईएमएफ लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा देगा। लेकिन वही क्या होता है, इसकी इंटरेस्ट जो रेट होती है वो कम होती है किसी भी कंट्री के लिए। इसका मतलब आप ये नहीं कि आप डायरेक्ट चले जाएं आईएमएफ से लोन लेना है, कंट्रीज को देता है ये, है ना। हाँ, दूसरा वर्ल्ड बैंक जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है और इसकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो थोड़ी सी आईएमएफ से ज्यादा होती है, ठीक। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया है, भाई किसी भी कंट्री का जो है व्यापार चलाना है तो आपको क्या करना, आईएमएफ से आप लोन ले सकते हैं। टू डील with external surplus and deficits of its member nations, the international banks for reconstructions and development। जब भी आपको कोई रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, ये नहीं, देखिए व्यापार में, बिजनेस में, ट्रेड में तो आईएमएफ काम आ गया, और शॉर्ट टर्म का पैसा कहाँ चाहिए, जहां पे आपको रिकंस्ट्रक्शन कराना है। यानी कि देखिए आपका मकान का काम चल रहा है और आप क्या करते हैं कि ऐसा तो है नहीं है कि आप 20, 25, 50 साल तक आपका काम चलता रहेगा, मकान का काम ज्यादा ज्यादा क्या चलेगा, 2 साल चलता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, लोन लेंगे तो कितने, 2 सालों के लिए लेंगे ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है आप 15 सालों के लिए ले लें, है ना। हाँ, ऐसे भी एग्जांपल देखे जाते हैं, हाँ 10-15 सालों के लिए ले लें, उससे ज्यादा तो नहीं, ऐसे नहीं 50, 60, 100 सालों के लिए ले लिया आपने लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको कोई किसी कंट्री में रिकंस्ट्रक्शन कराना है या डेवलपमेंट कराना है तो आप क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक से उधार लेंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे वापिस पैसा दे सकते हैं, वापिस पैसा आ सकता है। पॉपुलर नाउन एज द वर्ल्ड बैंक, इसको हम वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आईएमएफ आपको लोन देता है। वो सेटअप अप टू, आपको मतलब कंट्री को, आपको नहीं, है ना। हाँ, वो सेटअप फाइनेंशियल पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस, द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक कॉमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947। और इसके साथ में ही जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उसको बहुत ही बेहतरीन रूप से जो 1947 में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है और ये चालू कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ब्रेटन वुड सम्मेलन जब 1947 में ये कहते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया था, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ कब था, है ना। ये तो एस्टेब्लिश किया, ये सारी बातें हुई, एक तो देखिए बातें होना, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सारा चीजें एस्टेब्लिश करना टाइम लगता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है वो 1947 में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ब्रेटन वुड जो है ये कब हो रहा है, 1944 में स्टार्ट हुआ है। यानी कि ब्रेटन वुड का सम्मेलन कब हो रहा है, तो 1944 को ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से ब्रेटन वुड सम्मेलन यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे मैंने आपको द अर्लियर पोस्ट वगैरह समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेटन वुड जो है वो क्या करता है कि बृहत उत्पादन जो होता है उस पे ये कहता है कि ज्यादा आपको उत्पादन नहीं करना है, आपको उत्पादन करना है थोड़ा, है ना, बृहत नहीं करना है, यानी कि ज्यादा नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतनी ही करना है। एक बात इसमें आपको बता दी। दूसरा ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपको लगातार देना है, एम्प्लॉयमेंट को रोकना नहीं, एम्प्लॉयमेंट कोशिश करनी है कि एम्प्लॉयमेंट हम किस तरीके से दे सकें, है ना, एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से दे सकें। और यहाँ पे एक चीज और हमने पढ़ी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है उसको इकोनॉमी लिंक करना है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करना है, लगातार चालू रखना है सभी कंट्रीज में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो गई। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है जो थोड़ा आगे वाली स्लाइड में आएगी कि इन्होंने करेंसी जो है वो फिक्स कर दी। और करेंसी फिक्स कर दी, करेंसी फिक्स करने का मतलब क्या है, भाई आप व्यापार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भारत का दे दिया चीज, भारत ने कोई चीज दे दी और पाकिस्तानी फंड ले लिया, है ना, तो हम तो भारत नुकसान में आ जाएगा। फिर इस हिसाब से तो पहली बात तो नुकसान में क्या है कि पाकिस्तान के पास पैसा होगा तो वो पैसा दे पाएगा। तो इस तरीके से अगर सारी करेंसी अलग अलग कंट्री में होगी तो फिर कैसे सिस्टम काम करेगा। तो करेंसी इन्होंने क्या एक ही करेंसी बना ली, कौन सी, भाई डॉलर, क्योंकि उस समय जो यूएस था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो पहले मैंने बताया आपको कि जितनी जरूरत है उतना ही रखना है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, फिर तीसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार चालू रखना है, फिर करेंसी इन्होंने एक ही कर दी और उसके बाद में मुद्रा सभी कर दिया और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये कहां पर होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1944 में होता है। कहां, न्यू हैम्सबर्ग में होता है,
न्यू हैम्सबर्ग में होता है, ठीक है। फिर 1994 में हो गया, न्यू हैम्सबर्ग में सारी ये चीजें हो गई थी। अब ये तो हो गई, एक चीज हम और यहाँ पे नहीं आई, वीटो पावर। वीटो पावर, यूएसओ को, खाली यूएसओ को क्या कर दिया, वीटो पावर दी है, क्योंकि ये जो आईएमएफ और ये दोनों थी ये यूएसए में ही, आज भी यूएसए में ही है, और यूएसए में इन्होंने क्या कर दिया था, इस्टेब्लिश किया था, तो यूएसए को वीटो पावर दी। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि होल्ड करना, ठीक है। भाई आपने कोई मेरे को प्रस्ताव दिया, एक तो क्या है, मैं मैंडेटरी रूप से उस प्रस्ताव को मानूं, ठीक है, चलो आपने मेरे को प्रस्ताव दिया और मैं आपको वापस चीजें मान के दे दूं कि हाँ ये चलो सिग्नेचर कर दिया। एक वीटो क्या होता है, मैंने आपको प्रस्ताव ले लिया, आपने कुछ भी कही, एक्सेप्ट किया, पेपर ले लिया, उस पेपर को जेब में रख दिया, और मैं सोच रहा हूँ मैंने ना तो हाँ किया है ना किया है, ये होता है वीटो पावर। किसी भी चीज पे कोई प्रस्ताव है, ना हाँ करना ना यस करना, ना नो करना ना यस करना, ठीक है, तो ये हो गया वीटो पावर। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, है ना, जो चीजें हैं वो भी आप नोट कर लेना। मैंने शॉर्ट टर्म लिखी है यहाँ पे, इंप्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी कितना उत्पाद प्रोडक्शन उतना ही करना जितनी उसकी नीड है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ ये भी आप नोट करते रहना, है ना, इसमें पीडीएफ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में बता रहा हूँ आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, है ना। हाँ, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तो वैसे आ गई लाइन यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करना है, सारी कंट्रियों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू रखना है। तीसरा, भाई आपको एक करेंसी फिक्स कर दी, और कौन सी, तो डॉलर एक फिक्स कर दिया कि सारा व्यापार होगा वो डॉलर में ही होगा। आज भी हम देखते हैं कि जितना भी व्यापार होता है वो सारा डॉलर में ही होता है, तो ये डॉलर फिक्स कर दिया। फिर एक क्या कर दिया, वीटो पावर कर दिया कि ये जो, और किसको पावर दे दिया वीटो का, तो किसको दे दिया, यूएस को दे दिया, और किसी के पास में नहीं है, ठीक है। यूएनओ में हम एक वीटो और अलग पढ़ेंगे, जो किसके पास, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और चाइना, 6 के पास है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये वीटो पावर इसको दे दिया था। चलिए, है ना, हटा देते हैं इसको। कब होता है तो ये भी लिख लेना, 1944 में होता है और न्यू हैम्सबर्ग में होता है, ठीक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो ये भी लिख लेना कि आईएमएफ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है और वर्ल्ड बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। Yes, the early post-war years, an era of unprecedented growth of trade and income, was arranged by the Britain Wood from the Western industrial nations and Japan. During this decade, technology and enterprises were spread worldwide. देखिए, जैसे ही ये सारा ब्रिटेन वुड सम्मेलन होता है, इसके बाद में पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर जो होता है, उसमें जो ये सारा काम हुआ था, इससे अभूतपूर्व सहायता मिली, बहुत ही ज्यादा इसमें सहायता मिली, जिसमें जो पश्चिम के राष्ट्र थे, यानी कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी नेशंस थे, उन सभी ने पूरे विश्व में बहुत ज्यादा मदद की। मदद करने के साथ में ही जो जापान था वो लगातार सहयोग कर रहा था। जापान आज भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। उसी तरीके से पहले भी वेस्टर्न इंडस्ट्री जो थी वो तो हेल्प कर ही रही थी, जापान अपनी इंडस्ट्री हेल्प कर ही रही थी। टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार आए, और यहाँ पे साथ ही पूरे विश्व भर में टेक्नोलॉजी जो है फैली। तो ये एक बड़ा सक्सेस रहा था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का, है ना। हाँ, बढ़ते हैं आगे। यस, ये स्लाइड क्यों आ रही है आजकल, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, किस तरीके से जो है, जो स्वतंत्रता मिली है, और साथ में जो जितने भी कॉलोनीज बना रखी थी कंट्रियों ने, वो सारी खत्म होती है। किस तरीके से ये सारे इकट्ठे होते हैं और औपनिवेशिक शुरू होता है और स्वतंत्रता लोगों को मिलती है। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वायर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। हम ये देखते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अभी भी क्या है, इनके पास में, यानी कि ब्रिटेन के पास में अभी भी जो बहुत सारी कॉलोनीज उनके अंडर में है। द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जब हम आईएमएफ की बात करते हैं और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों बनाए गए थे,
तो इन दोनों में मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखी गई थी कि इनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, और जो दूसरी कंट्रीज हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, जहां पर इंडस्ट्रियल नहीं है और जहां पर है उनकी मदद करनी है। तो इस तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को स्टेबल किया गया था। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम the late 1950s shift their attentions more toward developing countries। जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो इस्टेब्लिश की गई थी सभी कंट्रियों के लिए, उसने अपना ध्यान थोड़ा सा भटकाया और किस तरफ चली गई, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील और विकसित जो कंट्री है उसकी तरफ चली गई और उनको ज्यादा मदद करने लगी। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट benefited from the fast growing the western economics experienced in the 1950s and 1960s। 1950 और 1960 के दशकों में ये जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, देखिए दो होती है, एक तो डेवलप्ड कंट्री होती है और एक डेवलपिंग कंट्री होती है। तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्री है वो, एक सेकंड, यस तो वो किसी भी तरीके से उनको फायदा नहीं मिल पाया था, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना ही एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। दे ऑर्गेनाइज्ड एज द ग्रुप ऑफ 77, जिसे हम G77 के नाम से जानते हैं, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। NIEO meant a system that would given them real control over their natural resources, more development assistance, fair prices from raw materials and better access to their manufactured goods in developed countries। तो जब ये G77 यानी कि 77 राष्ट्रों का जो समूह इकट्ठा हुआ, उस समूह में ये निर्णय किया गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी तरफ रेशियो कम रहा है एज कंपेयर डेवलप्ड कंट्री। देखिए दो तरह की जो है कंट्रीज होती है, एक तो होती है डेवलप्ड और एक होती है डेवलपिंग। डेवलप्ड वो कंट्री होती है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है, उसमें न किसी प्रकार के रिसोर्सेस की कमी है, न किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी की कमी है। उसी तरीके से डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसमें टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों की कमी पाई जाती है, वो इन प्रोसेस होती है डेवलप्ड कंट्री की तरफ। तो जो G77 जो बना है, 77 राष्ट्रों का जो ग्रुप बना है, वो ग्रुप क्या करेगा, उन राष्ट्रों के बीच में, उन 77 राष्ट्रों के बीच में अपनी जो रॉ मटेरियल होगा उसका, उसके साथ में ही जो सिस्टम होगा टेक्नोलॉजी का, वो डेवलपमेंट का और उनके नेचुरल रिसोर्सेस का आदान प्रदान करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, पर जो फेयर प्राइसेस होगी उस पे, न कहीं ज्यादा प्राइस न कहीं कम प्राइस, ठीक है ना। तो ये इनका एक समूह बना था, किसके अगेंस्ट में, IMF और वर्ल्ड बैंक के अगेंस्ट में बना था। और आज हम बहुत सारे जो G7 का ग्रुप देखते हैं, G20 जो हाल ही में भारत में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो ग्रुप्स है वो लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। एशियन समूह हम देखते हैं, जो एशिया की सारी कंट्री है उनके बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एंड ऑफ ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड का जो सम्मेलन है उसको हम खत्म करते हैं अब। कैश सेव, यस, ठीक। एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कहाँ धीरे धीरे खत्म होना, मतलब खत्म होने का मतलब वो हो गया था काम, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे हो गया, उस पर लागू भी हो गया, IMF भी सक्सेस रहा, वर्ल्ड बैंक भी सक्सेस रहा, जो आज भी सक्सेस है, G77 उसके फेवर में निकल गया था, है ना। तो इस तरीके से सक्सेस हम उसको एक मान सकते हैं। और दूसरा बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसके साथ में ही ग्लोबलाइजेशन का युग प्रारंभ हो जाता है, वैश्वीकरण का युग प्रारंभ हो जाता है। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है भाई, पहले क्या होता था कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये सारे व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण बना, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद में क्या काम हुआ कि भाई इंडिया जो है वो ब्रिटेन से भी व्यापार कर सकती है, चाइना से भी कर सकती है, रशिया से भी कर सकती है, अमेरिका से भी कर सकती है। तो इस तरीके से व्यापार सभी जगह से किया जा सकता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। The US financials and competitive strength was weakened
due to the rising cost of its overseas involvement from the 1960s. जो in the पहले पढ़ लेते हैं, in the mid 1970s, the international financial system also changed and the industrial world was also hit by unemployment. हमें देखते हैं क्योंकि यूएस फाइनेंशियल जो कॉम्पिटिटिव है वो लगातार बढ़ते रह रहे हैं और उसके साथ में ही प्राइसिंग के कारण, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो 1960s के दौर में ये देखा गया और उसके साथ में ही 1970s के दौर में ये देखा गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार इंक्रीज होती है। एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो एक देश से दूसरी देश में आती है, जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज बिगेन टू शिफ्ट देयर प्रोडक्शंस टू लो वेजेस एशियन कंट्रीज। एमएनसीज के बारे में ये देखा कि जो कम प्राइस में एमएनसीज एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीजें हैं वो भेज रही है और बांट रही है। चाइना बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एमएनसीज। जो चाइना है ये देखा गया कि चाइना जो है एक इंटरेस्टिंग पार्ट के रूप में बाहर आया। चाइना से सारी चीजें आराम से मिलने लग गई थी और वो अपनी जो कंपनियां हैं वो दूसरे राष्ट्रों में रखने लगे। इन द लास्ट 2 decades the world's economic geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformations। हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से कुछ ही दशकों में इंडिया की, चाइना की और ब्राजील की जो इकोनॉमी चेंज हुई है, ट्रांसफर हुई है अचानक से, वो किसका परिणाम है? तो वो परिणाम है ग्लोबलाइजेशन का। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र का एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब ये कंपनी एमएनसीज के माध्यम से जाना, अपनी कंपनी किसी दूसरे देश में इस्टेब्लिश करना। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि रेडमी का जो मोबाइल फोन में देखते हैं कि रेडमी का और ये जितने भी कंपनियों के फोन आते हैं, जैसे यूएस है तो उसका एप्पल का आ गया, सैमसंग है तो साउथ कोरिया का आ गया, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी है टेक्नोलॉजी जो है वो सारी क्या होती है, यहाँ पे दूसरी कंपनीज में, दूसरी कंट्रीज में आती है और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था जो है लगातार चेंज होती रहती है। ये राष्ट्रों के लिए फायदे की बात है, क्योंकि जो बहुत सारे राष्ट्रों में जो चीजें अवेलेबल नहीं होती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती। अब जैसे कि हम कहाँ चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, वहाँ पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, तो वहां पर ये सारी चीजें फायदेमंद रहती है। हालांकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंट्रीज कम करती है ना, फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फायदे की बात है यहाँ पे उन लोगों के लिए। तो ये एक एमएनसीज लगातार बढ़ती रही और एमएनसीज आने के साथ में ही पूरा जो वर्ल्ड का सिनेरियो है वो बदलता रहा है। एमएनसीज के बारे में अपने 10th क्लास में एक पूरा चैप्टर भी अलग से है जो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से लगातार जो सिनेरियो है वो चेंज होता रहता है। ये ब्रेटन वुड का एक ओरिजिनल पिक्चर है जहाँ पे सभी राष्ट्र बैठे हुए हैं, फ्रांस वगैरह ये सारे, ठीक है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन है, यूएन जिसे हम कहते हैं, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है यूएनओ और यूएन बहुत अहम भागीदारी उसमें उनकी रहती है। इसी के साथ में ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत बड़ा एक चैप्टर था, छोटी छोटी स्टोरियाँ थी इसमें और हमने इसको पूरा डिटेल से इसको पढ़ा। आई होप ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस लेसन में मैंने अपनी पूरी मेहनत की है और साथ में ही बहुत डेडिकेशन के साथ में इस लेसन को पढ़ाया, बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। और इसके साथ में मैं कह सकता हूँ कि जितनी जानकारी आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में इस लेसन को मैंने पढ़ाने की कोशिश की, ईजी करके पढ़ाने की कोशिश की, है ना। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करें तो बहुत डिटेल से, इतना डिटेल से आपको शायद कोई पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने वाले वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इसमें ग्रेट डिप्रेशन अगर यहाँ से पढ़ते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिटेल से मैंने आपको इसमें पढ़ाया। तो दोस्तों इसी के साथ में ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा लगा हो तो आप इसके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी है या दूसरी भी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं 100% उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करना है, करें तो क्या, और दूसरे लोगों को चैनल सेंड करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ मिलते हैं एक अलग अध्याय और नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे। ऐसी ही जानकारी हम और इकट्ठा करते रहेंगे, ठीक है। नई नई बातें मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।